zubi pam pam, zubi param pam. Hey zubi nache क्यों पागल stupid man. Bara zubi pam pam, zubi param pam. Hey zubi nache क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रही, दीवानी किरणें गा रही है, ये पंछी गा रहे. वो बगिया में तो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई 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 जुबी डूबी पंपारा, जुबी परम पाम. जुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन. बार बहुत सारे हम सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में समय तो लगता है. और जब हम उन सपनों की जर्नी तय कर रहे होते हैं तो ऐसे दौर में कठिनाइयां भी बहुत होती हैं. एक लड़की आज हमारे साथ है इस खास बातचीत में. उनके साथ भी हम संवाद करेंगे कि उनकी जर्नी किस तरह की है. एक भावुक कर देने वाला लम्हा हर व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है. आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए नेहा दीक्षित हैं. नेहा, अपने बारे में बताइए ज़रा, कहाँ की रहने वाली हैं, गांव आपका कौन सा है, और सबसे बड़ी बात की ज़िंदगी में क्या सोच रखती हैं? मेरा नाम नेहा दीक्षित है एंड मैं यहीं शिमला की रहने वाली हूँ. शिमला में मशोबरा साइड क्यारपुटी गांव है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ. और बस म्यूज़िक है लाइफ में, आगे फ्यूचर भी म्यूज़िक में बनाना है और शौक भी म्यूज़िक है, सब कुछ म्यूज़िक ही है. आपके बारे में मैं जब जान रही थी, आपके दोस्तों से भी पता कर रही थी, और 16 साल की उम्र में आप मुंबई गए थे. मुंबई का एक्सपीरियंस किस तरह का था? क्योंकि गांव से निकलकर जब हम शहरों की तरफ बढ़ते हैं हमारे दिमाग में डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार कैसा होगा, क्या होगा. आपके दिमाग में क्या था उस समय, और उस समय के समय में और आज के समय में अपने आप में चेंज क्या देखती हैं? सबसे पहले तो जब 2015 में मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे म्यूज़िक में कैरियर बनाना है. लेकिन उस टाइम पे मेरे जो स्कूल में प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी. उनको कहीं से कॉल आया होगा, पता नहीं, टूर्नामेंट में जाती थी तो जीतती रहती थी कॉम्पिटिशन्स. तो फिर उन्होंने पापा के साथ मीटिंग रखवाई, पापा को बुलाया स्कूल, मीटिंग रखवाई और पापा को कन्विंस किया कि इसको सिखाओ, आगे ये गा सकती है अच्छा. देन मैं तो बस ऐसे गाती थी शौकिया तौर पे, मुझे पता नहीं था मुझे इस पे एज अ फ्यूचर भी आगे इसको ले जाना है, सोचना है इसके बारे में. फिर पापा ने मेरी आवाज़ सुनी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा खुद भी म्यूज़िक का बहुत शौक रखते थे शुरू से. पापा जगजीत जी की गज़लें बहुत सुनते थे, मम्मी लता जी को बहुत सुनते आए हैं बचपन से. तो शायद उनको सुनते सुनते, जैसे रेडियो हमारे घर पे हमेशा लगा रहता था, तो उनको सुनते सुनते शायद मुझ में भी ये आ गया, म्यूज़िक का क्रेज़ चढ़ गया, मैं भी गुनगुनाती रहती थी. और फिर 2015 में मैंने बिना सोचे बिना सीखे मैंने हिमाचल की आवाज़ में पहला ऑडिशन दिया, जो दिव्य हिमाचल वाले करा रहे थे. तो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रह गई. जूनियर कैटेगरी में थी मैं उस टाइम पे, 2015 में, 15 साल की थी. तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मुझे करना चाहिए, इसमें करना चाहिए. तो 2016 में फिर रफ़ी नाइट में दिया ऑडिशन, उसमें भी राउंड्स हुए एंड देन फर्स्ट रनर अप मैं आ गई वहाँ पे सोलन में. उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा रियलिटी शो की तरफ भी रुख करते हैं. तो उसके बाद मैंने दिल हिंदुस्तानी के लिए ऑडिशन दिया चंडीगढ़ में, जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई दिल्ली के लिए. दिल्ली में 2 राउंड हुए एंड देन मैं मुंबई के लिए सेलेक्ट हो गई. तो मुंबई में टीवी राउंड तक मैं पहुंच गई. 1 महीने में वहाँ पे रही एंड टीवी राउंड में करण जौहर सर, शेखर सर, उन सब के सामने मैंने गाया, सिलेक्ट हो गई थी. तो उसके बाद कुछ वजहों से, कुछ कारणों के चलते मैं वापस आना पड़ा, एलिमिनेट हो गई, वापस आ गई. फिर मैंने फिर से ट्राई किया 2017 में, हार नहीं मानी. और सुनो का एकलव्य डीडी नेशनल पे वो आया था एंड उसमें भी मैं गई थी और टीवी राउंड तक मैं आई थी. उसमें मेरे जज थे पप्पी लहरी सर एंड इस्माइल दरपार सर. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे. हर जगह, हर प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे हैं. जैसे मुंबई वाले एक्सपीरियंसेस अलग थे, यहाँ के अलग थे. लेकिन मुझे शुरू से ये लगता है कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, स्टेज कोई भी हो, कुछ भी छोटा नहीं होता है. तो बाकी ये जो वॉइस ऑफ शिमला है विंटर कार्निवाल, ये फर्स्ट सीज़न है, पहली बार यहाँ पे होने जा रहा है. तो मैं आपसे बात करूँगी. जब हम यहाँ स्पेशली शिमला से बाहर निकलते हैं, गांव से बाहर निकलते हैं, लड़कियों के विषय में मैं पर्टिकुलरली कहूँगी, लोग भी अलग अलग तरह की राय लोग रखते हैं. और ऐसे में हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता भी है, आपको भी पता है,
तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी किस तरह की है? क्या इस फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आप सरकार से भी कोई सहयोग चाहती हैं, या फिर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि उस समय आपके दिमाग में क्या था? जब तो शुरू किया था म्यूज़िक तो पता नहीं था कि कहाँ तक जर्नी जाएगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी। और अभी भी जर्नी अभी तो जो शुरू हुई है, लेकिन 2015 में शुरू कर दी थी, 2016 में शुरू कर दी थी जर्नी। एंड देन मतलब मेरे पापा मिल्कमैन हैं और साथ में हमारे खेत भी है, तो खेती बाड़ी भी करते हैं, साथ में दूध का काम भी है, हमारा अपना बिजनेस है। तो मतलब उस टाइम पे सोचा नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियली उतने ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं थे हम, या अभी भी कह सकते हैं कि पापा इतने आगे तक मुझे लेके जाएं। लेकिन फिर भी पापा ने कोशिश की, और अभी तक मतलब जो मेरे पेरेंट्स का मुझे सहयोग रहा है, पहले से जो सपोर्ट रहा है, उसके बारे में तो मैं बता भी नहीं सकती। मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट गुरुजन का और पेरेंट्स का ही रहा है मुझे। तो आपको लगा मतलब सोच क्या रहती है प्रैक्टिकली? जब हम बात करें, हमारे दिमाग में आता है डाउट, सेल्फ डाउट कई बार हमें आता है, हर लड़की को आता होगा। और आपको क्या लगा था कि कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी? जब हम बाहर निकलते हैं तब हमारा अनुभव कुछ और तरह का होता है। क्या सोच थी मन में? क्योंकि ये जो मन की सोच है, इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मेरा सपना ये था कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है, इवेंट्स करने हैं, शोज़ करने हैं, लाखों करोड़ों ऑडियंस के सामने गाना है। ये पहले से रहा है, मेरा शौक़ रहा है। लेकिन जब बाहर गई, बाहर की मुंबई में देखा सब कुछ क्या होता है यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी कुछ पता चला, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला। ये पता चला कि जो हम देखते हैं पर्दे पे और जो बैक मतलब इसके पर्दे के पीछे होता है, उसकी स्टोरी बहुत अलग होती है। बताइए ना। इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है कुछ भी। मतलब वहाँ पे थोड़ा मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सारी उनकी वो गलती है, मैंने भी उतना नहीं सीखा है अभी तक, मैं भी कोई बड़ी फन्नेखा नहीं हूँ। तो मतलब सीख रही हूँ अभी। तो पहले तो सेल्फ डाउट ये था मुझे कि क्योंकि मुझे क्लासिकल में पहले शौक नहीं था। जब मैंने शुरू किया था म्यूज़िक, मुझे लगा था मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स गाऊंगी एंड बस ये जो मुझे लाइट म्यूज़िक पसंद है ये मैं करूंगी। लेकिन जैसे क्लासिकल सीखना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि बेस बनाने के लिए क्लासिकल कितना ज़रूरी है। तब मुझे क्लासिकल में भी शौक आने लगा, और अभी मैं 5 साल से सीख रही हूँ म्यूज़िक क्लासिकल, श्री डॉक्टर गोपाल भारद्वाज गुरु जी के पास एंड डॉक्टर टी सी कौल गुरु जी के पास सीख रही हूँ। तो उसके बाद मतलब सेल्फ डाउट ये था कि मैं क्लासिकल सीख पाऊँगी भी या नहीं सीख पाऊँगी। फिर जब मुंबई गई तो वहाँ पे पता चला कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है, और भी बहुत कुछ चाहिए आपको। मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहाँ आगे जाना हमारे लिए इतना ईजी नहीं होता है। वहाँ पे काफ़ी कुछ चलता है बैक स्टेज, काफ़ी कुछ बोला भी जाता है हमें, सो जो हमारे लिए बोलना जैसे कि पॉसिबल नहीं होता। मतलब ऐसे ही वहाँ पे थोड़ा टीआरपी का चक्कर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि टीआरपी नहीं थी तो आगे नहीं जा पाए। देखिए, एक बात रियलिटी शोज़ के बारे में कही जाती है कि सब कुछ पहले से ही सेट होता है कि आपने करना क्या है, स्टेज पे आना कैसे। थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। जी, ये बात सच है, बहुत हद तक सच है कि रियलिटी शोज़ में ऐसा होता है कि पहले ही बता दिया जाता है आपको कहाँ खड़े होना है, आपको क्या बोलना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको क्या गाना है, मतलब कितना सा बोलना है, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। हाँ, स्क्रिप्टेड होता है, बिल्कुल होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे हम एक गाना ज़रूर सुनेंगे। मैं फाइनल में मैंने फर्स्ट राउंड पे अभी पिछले कल ये गाना गाया था, वही मैं सुना देती हूँ आपको। गुनगुनाती हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम, सुबिजू परम पम, जुबिडुबी जुबिडुबी पम पारा, जुबिडुबी परम पम, हे जुबिडुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन, बरा बरा जुबिडुबी पम पारा, जुबिडुबी परम पम, हे जुबिडुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन। शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रही, दीवानी किरणें गा रही है, ये पंछी गा रहे, वो बगिया में तो फूलों की
हो रही है गुफ्तगू जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू। आई 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 जुबी डूबी डूबी पंपारा जुबी डूबी परम्पाम, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मां। संगीत चूज करने के पीछे क्या रीजन है? एज अ प्रोफेशन कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा गाना तो हॉबी के लिए ठीक है, लेकिन आपको साथ में नौकरी की भी ज़रूरत है, जो प्रैक्टिकली हमारे और कई पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चों को। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या फिर पेरेंट्स ने पहले से ही कहा कि आप संगीत में ही आगे बढ़ो? संगीत चूज़ करने के पीछे एक वजह तो सबसे बड़ी ये भी है कि मेरे मम्मी पापा को, मेरे पेरेंट्स को संगीत का बहुत शौक है। गाते वो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं था म्यूज़िक का और वो कुछ कर नहीं पाए आगे म्यूज़िक में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी में ये देखते हैं, मुझ में ये देखते हैं कि मैं इसमें कुछ करूं आगे, तो फुल सपोर्ट है फैमिली का। तो और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि जो भी ये आवाज़ जो भी मुझे मिली है थोड़ी बहुत, जो भी आपको सुन रही है, अभी सुन रहे हो आप, जो भी आवाज़ है, ये सारा गॉड गिफ्टेड है, मतलब भगवान ने मुझे दी है। तो मुझे लगता है जब कोई कला बख्शी है भगवान ने, तो उसको क्यों ना निखारा जाए, क्यों ना आगे प्रेजेंट किया जाए। इतना प्यारा जो ये टैलेंट दिया है, तो वाई नॉट, क्यों ना किया जाए इसमें आगे। देखिए, कल जब आप वॉइस ऑफ शिमला बने थे, हम देख रहे थे कि आपने अपने पेरेंट्स को आगे बुलाया जब आपको चेक मिल रहा था। बहुत भावुक सा क्षण था आपके लिए, मन में क्या आ रहा था उस समय? तो सारे मेरे ख्याल से भावुक हो गए थे। बिल्कुल, मुझे याद है मैं बैक स्टेज थी जब हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, काफ़ी नर्वस थे, एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस ज़्यादा थी। तो पहले थर्ड अनाउंस हुए, फिर सेकंड, एंड देन जैसे ही मेरा नाम आया फर्स्ट उसके लिए, विनर के लिए, आपको सुष्मिता सेन का वो रिएक्शन याद होगा जब वो मिस यूनिवर्स बने थे। मेरा रिएक्शन सेम था और वो मैंने मतलब वो आकस्मिक मतलब उसमें ऐसे निकल गया, एकदम से मुंह मेरा खुला का खुला रह गया। मैं कहा ये कैसे हो गया। और फिर मैं स्टेज पे गई एंड मैंने देखा सामने मेरे मम्मी पापा थे और वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, तो मैं भी थोड़ी भावुक हो गई और मैंने मम्मा पापा को इशारा किया कि आप लोग स्टेज पे आ जाओ। जब वो स्टेज पे आए, उन्होंने गले लगाया, वो भावुक हो रहे थे, तो बस वो बहुत भावुक घड़ी थी। बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात की इस बारे में, मेरे फ्रेंड्स भी भावुक हो गए थे। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि मतलब उन्हें भी वो जो इमोशंस होते हैं ना, एक जो अटैचमेंट होती है वो बिल्कुल, तो वो भी भावुक हो गए थे। मेरे एकेडमी के आए थे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और जो भी है बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, सभी भावुक हो गए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इमोशनल घड़ी थी वो। ठीक है। चुनौती की जब हम बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं, हर फील्ड में चुनौती अपने आप में रहती है। आपने संगीत क्षेत्र में चुनौती क्या पाई जिसको पार करना आपको लगा कि बहुत मुश्किल है, या फिर अभी भी आपके जो जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, तो ऐसे में मन में क्या आता है, क्या किस तरह देखती हैं जीवन में, या स्पेशली मैं यूँ कहूँ संगीत क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को? जैसा कि मैंने बताया कि मैं लता जी के गाने ज़्यादा गाती हूँ, जैसे मैंने सुना भी उनको ही है पहले से, तो लाइट म्यूज़िक में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन मुझे एज अ चैलेंज ये लगता है कि मुझे अगर बात की जाए हर तरह के जॉनर की, तो उसमें मैं थोड़ी अभी वीक हूँ, तो मुझे सीखना है आगे अभी बहुत ज़्यादा, हर जॉनर सीखना है मुझे, हर जॉनर के गाने सीखने, क्योंकि जब भी मैं किसी कंपटीशन में जाती हूँ हमेशा यही सीखने को मिलता है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सिंगर आए होते हैं, पंजाबी सिंगर्स होते हैं, मतलब अलग गाने वाले, रॉक पॉप गाने वाले होते हैं, लाइट म्यूज़िक गाने वाले होते हैं, कई तो क्लासिकली इतना अच्छा गा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इन सारे क्षेत्रों को मतलब इकट्ठा होके मतलब सारे करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। ये एक चुनौती है मेरे लिए, एज अ चुनौती, क्योंकि कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत टफ है, कोई भी कंपटीशन, क्योंकि हर एक कंपटीशन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे शायद कि पिछले कल फाइनल के लिए टॉप 6 को ओनली निकालना था, लेकिन टॉप 8 चूज़ किए गए थे, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ था कि उनमें से 2 लोगों को बाहर नहीं कर पाए, तो टॉप 8 आगे आए थे फाइनल के लिए। तो बस बहुत टफ था, लेकिन फिर भी विनर हो गई, विजेता घोषित कर दी गई। कभी लगा, मन में आया कि गायकी छोड़ देनी चाहिए, करियर पर फोकस करना चाहिए, कुछ इस तरह के कई बार हमारे दिमाग में सेल्फ डाउट भी आते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया कि म्यूज़िक छोड़ना है, बस ये था कि अगर एज अ प्रोफेशनली आगे प्लेबैक सिंगिंग इवेंट्स वगैरह नहीं भी मैं कर पाई, तो मुझे स्टडी पर फोकस करना है। तो इस बार मैंने मास्टर्स कर ली है इसी साल, और कौन सी सब्जेक्ट? म्यूज़िक में ही, वोकल म्यूज़िक में ही मैंने BA भी की है, MA भी की है, एंड मैं अभी नेट की तैयारी कर रही हूँ आगे। तो नेट निकल जाए एक बार, फिर कमीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, एंड देन
अगर इस लाइन पे नहीं भी कुछ होता है तो एटलीस्ट मैं प्रोफेसर की जॉब के लिए, टीचर की जॉब के लिए मतलब अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ, ऑप्शन भी रखा है बिल्कुल। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए जब हम सिंगर्स की बात करते हैं या फिर ऐसे युवाओं की बात करते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेचर है, बहुत सारी और भी चुनौतियों का सामना किसी युवा को करना पड़ता है, तो स्टेट में क्या होना चाहिए इस संबंध में? मुख्यमंत्री सर से मेरी यही अपील है, यही गुजारिश है कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई कला ज़रूर होती है। तो सर मतलब ये है कि आप अगर कोई आपके सामने अपील लेकर आता है कि हमारे बच्चों को सपोर्ट कीजिए, इनकी कला को आगे मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कीजिए, तो आप उसको थोड़ा लाइटली मत लें, मतलब उन बच्चों को आगे सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हिमाचल में ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही है, तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते माँ बाप अपने बच्चों को, क्योंकि फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे लेकर आए। मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे सपोर्ट किया है, सबके माँ बाप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली उसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो सर प्लीज़ आप ये देख लें। बस जाते जाते अब आपका गाना ज़रूर सुनें। ज़रूर। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नेहा दीक्षित थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ युवा हैं जो अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। सरकार को भी इस स्तर पर प्रयास करना चाहिए और मुख्यमंत्री के लिए भी एक मैसेज नेहा दीक्षित ने दिया। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।